छठी शताब्दी का अंत भारतीय उपमहाद्वीप एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। कभी जिस गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, वह अब इतिहास बन चुका था। उसके टूटने के बाद जमीन पर दर्जनों छोटे छोटे राज्य उगाए थे। हर राजा खुद को महान मानता था, लेकिन किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि पूरे उत्तर भारत को एक कर सके। सीमाओं पर झड़पें, दरबारों में साजिशें और गांवों में असुरक्षा, यह उस समय की सच्चाई थी। एक समय था जब पाटलिपुत्र, उज्जैन और कन्नौज जैसे नगर साम्राज्यों के केंद्र होते थे, लेकिन अब वही नगर अलग अलग राजाओं के हाथों में बटे हुए थे। कहीं हूणों के हमले की यादें ताजा थी, कहीं पड़ोसी राज्यों के बीच पुराने झगड़े अब भी जिंदा थे। भारत के नक्शे पर एक बड़ा साम्राज्य नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे टापू थे, हर टापू अपनी अपनी जिद लिए हुए। लेकिन इतिहास अक्सर सबसे अंधेरे दौर में ही एक नई रोशनी की तैयारी करता है। इसी अराजकता के बीच उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य थानेश्वर में एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर इस बिखरे हुए उत्तर भारत को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, जो तलवार भी चलाएगा, कलम भी उठाएगा और मंच पर नाटक भी लिखेगा। यह कहानी उसी बच्चे की है, सम्राट हर्षवर्धन की, भारत के उस एकीकर्ता की जिसने बाद की पीढ़ियों ने काफी हद तक भुला दिया। और यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। करीब 590 ईस्वी के आसपास आधुनिक हरियाणा के थानेश्वर नगर में पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया हर्षवर्धन। पिता प्रभाकर वर्धन, माता महारानी यशोवती। परिवार में पहले से एक बड़ा बेटा था राज्यवर्धन और एक बहन राज्यश्री। तीनों बच्चों में हर्ष सबसे छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे वही इस वंश के सबसे बड़े नाम बने। यह उस समय किसी ने नहीं सोचा था। संस्कृत लेखक बाणभट्ट, जो आगे चलकर हर्ष के दरबार में प्रमुख कवि बने, अपनी रचना हर्षचरित में इस परिवार का विस्तृत वर्णन करते हैं। उनके अनुसार प्रभाकर वर्धन केवल एक साधारण राजा नहीं थे, बल्कि एक सशक्त शासक थे, जिन्होंने थानेश्वर जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य को सम्मानित शक्ति में बदल दिया था। उनकी सेना ने उत्तर पश्चिम से आने वाले हमलावरों, खासकर हूणों के खिलाफ मजबूत ढाल का काम किया। थानेश्वर कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, पर उसकी स्थिति बेहद रणनीतिक थी। पंजाब और हरियाणा के बीच उन रास्तों पर जहां से बाहरी आक्रमणकारी अक्सर भारत में प्रवेश करते थे। ऐसे माहौल में हर्ष का बचपन बीता। उनका जीवन किसी लाड प्यार में पले राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के शासक की तरह तैयार किया गया। सुबह शास्त्र, दोपहर में शस्त्र, घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुविद्या, युद्ध नीति सब सिखाया गया। लेकिन इसके साथ ही वेद, पुराण, संस्कृत साहित्य, धर्म और दर्शन की शिक्षा भी दी गई। हर्ष शुरू से ही थोड़े अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार केवल शिकार, युद्ध और खेल में रुचि रखते, वहीं हर्ष को किताबों, कविताओं और विद्वानों की संगति में भी आनंद आता। गुरु अक्सर कहते कि इस बालक में केवल सैनिक बनने की नहीं, बल्कि एक दिन कवि और दार्शनिक राजा बनने की क्षमता है। शायद यही कारण था कि बाद के वर्षों में हर्ष को केवल सम्राट नहीं, बल्कि कवि सम्राट भी कहा गया। लेकिन इतिहास किसी को बहुत लंबे समय तक शांत नहीं रहने देता। लगभग 600 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर थी। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश और कन्नौज के मौखरी वंश दोनों उस समय की प्रमुख शक्तियां थीं। इनके बीच कभी मित्रता, कभी तनाव, लेकिन दोनों के सामने एक समान खतरा था। पश्चिम में मालवा का राजा देवगुप्त और पूर्व में बंगाल का राजा शशांक। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए थानेश्वर और कन्नौज के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन किया गया। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के युवा राजा गृहवर्मन से कर दिया। बाणभट्ट लिखते हैं कि राज्यश्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी और गृहवर्मन एक उदार और सम्मानित शासक। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो राजवंशों के बीच शांति और सहयोग का सेतु था। कन्नौज में विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। थानेश्वर और कन्नौज दोनों के दरबारियों ने इसे एक नए युग की शुरुआत माना। प्रभाकर वर्धन को लगा कि उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत चाल चल दी है, लेकिन इतिहास उनके लिए कुछ और तय कर रहा था। कुछ ही वर्षों के भीतर संकट शुरू हो गया। मालवा के शासक देवगुप्त की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। वह कन्नौज जैसे समृद्ध नगर पर कब्जा करना
चाहता था। उसने बंगाल के राजा शशांक से गुप्त समझौता किया। दोनों ने मिलकर कन्नौज पर अचानक आक्रमण कर दिया। ऐतिहासिक उल्लेख हमें बताते हैं कि यह हमला बेहद क्रूर और अचानक था। कन्नौज इस तरह के घातक संयुक्त आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। युवा राजगृहवर्मन वीरता से लड़े, लेकिन अंततः युद्ध में मारे गए। राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। कल तक जो महारानी थी, अगले ही दिन वे एक युद्ध बंदी बनकर अपमान और असुरक्षा से घिरी हुई थी। जब यह दुखद समाचार थानेश्वर पहुंचा तो प्रभाकर वर्धन पर बिजली गिर गई। यह केवल राजनीतिक झटका नहीं था, यह एक पिता की दुनिया टूटने जैसा था। उनकी बेटी कैद में थी, उनका दामाद मारा जा चुका था और उनकी बनाई राजनीतिक रणनीति धराशायी हो चुकी थी। उम्र पहले ही अपना असर दिखा रही थी। इस सदमे ने उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों को तोड़ दिया। कुछ ही समय में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। थानेश्वर का महल शोक में डूब गया। राज्य पर संकट, परिवार पर संकट और अब राजा भी नहीं रहे। प्रभाकर वर्धन के बाद स्वाभाविक रूप से सिंहासन बड़े पुत्र राज्यवर्धन के हिस्से में आया। बाणभट्ट के अनुसार राज्यवर्धन एक बहादुर और मर्यादित स्वभाव के युवक थे। वे अपनी बहन राज्यश्री की स्थिति जानते थे और उनके मन में देवगुप्त और शशांक के लिए तीखा आक्रोश था। उनके लिए यह केवल राजनीति नहीं, परिवार के सम्मान की लड़ाई थी। राज्यवर्धन ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सेना इकट्ठा की और पहले मालवा के राजा देवगुप्त पर धावा बोला। युद्ध हुआ और इस बार जीत थानेश्वर की थी। देवगुप्त पराजित हुआ। कई कथाओं के अनुसार युद्ध में वह मारा भी गया। यह विजय बड़ी थी, लेकिन शांति अभी दूर थी, क्योंकि शशांक अभी भी बंगाल में सुरक्षित था। राज्यवर्धन ने निश्चय किया कि अब वे शशांक को उसकी विश्वासघात के लिए सजा देंगे। वे बंगाल की ओर बढ़े। यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। शशांक ने, जैसा कि चीनी यात्री हेनसांग बाद में लिखते हैं, छल और कूटनीति का सहारा लिया। उसने राज्यवर्धन को शांति वार्ता के नाम पर बुलाया। एक सच्चे योद्धा की तरह राज्यवर्धन ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और सीमित सुरक्षा के साथ उसके शिविर में पहुंचे। और वहीं बिना खुले युद्ध के विश्वासघात हुआ। राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। न तो उनके पास अपना बचाव करने का मौका था, न सम्मानजनक युद्ध का अवसर। एक बहादुर राजा को धोखे से मार दिया गया। जब यह दुखद समाचार थानेश्वर पहुंचा, तब तक महल पहले ही पिता की मृत्यु के शोक में था। अब बड़े बेटे का सहारा भी चला गया। माँ यशोवती इस दुख को सह नहीं सकी और कुछ स्रोतों के अनुसार उनका भी प्राण त्याग का वर्णन मिलता है। और अब 16-17 वर्ष का एक युवक हर्ष अकेला बचा था। पिता नहीं, बड़ा भाई नहीं, बहन कहीं अज्ञात जगह में कैद, राज्य पर शत्रुओं का दबाव। इस उम्र में जहां दूसरे युवकों को हाथों में सिर्फ तलवार या किताब होती है, हर्ष के कंधों पर पूरा साम्राज्य रख दिया गया। 606 ईस्वी के आसपास थानेश्वर के दरबार में मंत्रियों, सामंतों और सेनापतियों की सभा हुई। उन्होंने हर्षवर्धन को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। बाणभट्ट लिखते हैं कि हर्ष ने पहले हिचकिचाते हुए कहा कि यह बहुत युवा है, अनुभव कम है और इस समय राज्य को एक अनुभवी शासक चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि कोई और विकल्प था ही नहीं। आखिरकार हर सिंहासन पर बैठाए गए, लेकिन यह कोई उत्साह और उत्सव से भरा हुआ राज्याभिषेक नहीं था। यह एक संकल्प का क्षण था, एक भारी जिम्मेदारी का आरंभ। उनका राज्याभिषेक जितना बाहर से राजसी दिखता होगा, शायद भीतर से उतना ही भारी और दर्द से भरा था। नए नए सम्राट हर्ष के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। अपनी बहन राज्यश्री को जीवित ढूंढकर सुरक्षित घर लाना, अपने पिता और भाई की मौत का न्याय करना और अपने राज्य को टूटने से बचाकर मजबूत बनाना। हर्ष ने पहले कदम के रूप में वही किया जो एक भाई करता। उन्होंने राज्यश्री की खोज शुरू की। खुफिया सूचनाओं से पता चला कि बंदी गृह से किसी तरह भागने के बाद राज्यश्री विंध्य पर्वतों की ओर चली गई है। पति की हत्या, अपमान और अकेलेपन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। बाणभट्ट हर्षचरित में इस प्रसंग को बहुत भावुक ढंग से लिखते हैं। उनके अनुसार राज्यश्री ने संकल्प कर लिया था कि वह अपना जीवन समाप्त कर देंगी। वे जंगलों के बीच भटकते हुए एक स्थान पर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, चिता तैयार कर रही थी ताकि स्वयं को आग में समर्पित कर दे। इसी समय हर्ष अपनी टुकड़ियों के साथ विंध्य के घने जंगलों में उनकी खोज कर रहे थे। दिन रात घोड़े दौड़ाए गए, छोटे गाँव से पूछताछ हुई, साधुओं और वनवासियों से जानकारी ली गई। आखिरकार एक नदी के किनारे घने वृक्षों के बीच हर्ष ने अपनी बहन को देखा। वह अग्नि जलाने ही वाले थी। हर्ष आगे बढ़े, अग्नि से लकड़ियां हटाई और राज्यश्री को रोका। अपनी आंखों के सामने पिता, पति और भाई को खो चुकी इस बहन को हर्ष ने गले से लगाया। यह एक सम्राट का नहीं, एक भाई का क्षण था। राज्यश्री ने जीवित रहने का निर्णय तो लिया, लेकिन दुनिया से उनका मन उठ चुका था। उन्होंने आगे चलकर बौद्ध भिक्षुणी का जीवन अपनाया।
हर्ष के लिए यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। कम से कम उनका परिवार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। अब अगला कदम था राज्य को स्थिर करना और शत्रुओं को रोकना। इसी समय कन्नौज की राजनीति बदल रही थी। गृहवर्मन की कोई संतान नहीं थी। मौखरी वंश के सीधे उत्तराधिकारी नहीं बचे थे। कन्नौज के सामंतों और मंत्रियों ने देखा कि हर्ष न केवल राजश्री के भाई हैं, बल्कि अब उत्तर भारत के सबसे सक्षम और युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने हर्ष को आमंत्रित किया और कन्नौज का भी शासन उनके हाथ में सौंप दिया। अब हर्ष के पास दो राजधानी थी, थानेश्वर और कन्नौज। धीरे धीरे कन्नौज उनकी मुख्य राजधानी बन गई। गंगा के किनारे बसा यह नगर व्यापार, संस्कृति और प्रशासन के लिए आदर्श था। यहाँ से बैठकर हर्ष ने एक बड़े विजन के साथ योजना बनानी शुरू की। उत्तर भारत को फिर से एक करना, जैसे कभी गुप्तों के समय हुआ था। 606 से लेकर अगले कुछ वर्षों तक हर्ष ने अपने चारों ओर के छोटे छोटे राज्यों को या तो मित्र बनाया या शांति पूर्वक अधीन कर लिया। जहां जरूरी लगा वहां युद्ध भी किया। पूर्व की ओर गंगा के मैदान, पश्चिम की ओर राजस्थान और पंजाब के हिस्से, उत्तर की ओर हिमालय की तराई तक हर्ष का प्रभाव लगातार फैलता गया। 612 ईस्वी उत्तर भारत में एक नई शक्ति अपनी पूरी तस्वीर से उभरने लगी थी। 6 साल पहले जो 16 वर्ष का एक किशोर पिता, माता, भाई और बहन की त्रासदी झेल रहा था, आज वही हर्षवर्धन अपने 20वें दशक में प्रवेश करते हुए एक पूर्ण सम्राट के रूप में दिखाई देने लगा। थानेश्वर से शुरू हुई यह यात्रा अब कन्नौज को अपना केंद्र बनाकर पूरे उत्तर भारत की दिशा तय करने में लगी थी। यह वह चरण था जब हर्ष सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक मिशन बन चुके थे, भारत के उत्तर को एकजुट करने का मिशन। हर्ष के शासन का यह दूसरा दशक उनके साम्राज्य विस्तार का मुख्य समय माना जाता है। उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि उस युग की सबसे बड़ी राजनीतिक परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसा एकीकृत उत्तर भारत जो नर्मदा से हिमालय तक और बंगाल से गुजरात तक लगातार नियंत्रण में हो। बाणभट्ट हर्षचरित में लिखते हैं कि हर्ष के राज्य की सीमाएं लगातार फैलती जा रही थी। वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे थे जिसमें राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता दोनों साथ चल सके। सबसे पहले पूर्व की ओर नजर डालते हैं। बिहार और मगध का इलाका प्राचीन समय से सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा था। मौर्य साम्राज्य, अशोक और फिर गुप्त राजाओं की राजधानी यहीं फलती फूलती रही थी। हर्ष ने इस भूभाग को अपनी प्राथमिकता बनाई और कुछ ही वर्षों में मगध, मिथिला और उत्तरी बिहार के बड़े हिस्से हर्ष के शासन में आ गए। इसके तुरंत बाद उनका ध्यान बंगाल की तरफ था। वहां गौड़ राज्य का शासक शशांक अभी भी एक शक्ति था। वही शशांक जिसने निर्ममता से राज्यवर्धन की हत्या की और हर्ष को उनके जीवन की सबसे गहरी चोट दी थी। इतिहासकारों के अनुसार हर्ष और शशांक के बीच कई वर्षों तक सीमाओं पर लगातार संघर्ष चलता रहा। यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं था, बल्कि एक लंबी राजनीतिक रस्साकसी। अंततः लगभग 619 ईस्वी के आसपास शशांक की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता फैल गई और इसी समय हर्ष ने पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। शशांक के बाद बंगाल का शासन कमजोर हुआ और हर्ष ने इस कमजोरी का उपयोग करके पूर्व का बड़ा भूभाग सुरक्षित कर लिया। हर्ष की नजर अब पश्चिम की ओर गई। गुजरात और वल्लभी का राज्य अपनी समुद्री स्थिति और व्यापार के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण था। वल्लभी का शासक ध्रुवसेन था, जो अपने साम्राज्य को दक्षिण पश्चिम भारत की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित कर रहा था। युद्ध करने की बजाय हर्ष ने यहाँ कूटनीति अपनाई। उन्होंने वल्लभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कुछ ऐतिहासिक स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि हर्ष की बेटी का विवाह वल्लभी के राजवंश में हुआ। चाहे यह पूर्ण सत्य हो या राजनैतिक संकेत, लेकिन दोनों राज्यों के बीच संबंध इतने मजबूत अवश्य हुए कि वल्लभी ने हर्ष को उत्तर भारत का सर्वोच्च सम्राट स्वीकार किया। इसी दौर में हिमालय से लगे छोटे छोटे राज्यों ने भी हर्ष के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। नेपाल के शासक अंशुवर्मन ने हर्ष के साथ मित्रता स्थापित की। इससे उत्तर की तरफ सुरक्षा बनी रही और मध्य एशिया से आने वाले खतरों पर भी निगरानी रखना आसान हुआ। लेकिन असली चुनौती दक्षिण में इंतजार कर रही थी। दक्कन क्षेत्र में चालुक्य वंश का उदय हो चुका था और बादामी उनकी राजधानी थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, एक महान योद्धा, दूरदर्शी प्रशासक और दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में गिने जाते थे। पुलकेशिन उत्तर की ओर विस्तार कर रहे थे और हर्ष दक्षिण की तरफ। इतिहासकारों को बहुत पहले से यह अनुमान था कि दोनों की भिड़ंत होना
अवश्य संभव है और आखिरकार वह क्षण आया। लगभग 620 ईस्वी से लेकर 634 तक एक ऐसा राजनीतिक वातावरण तैयार हो चुका था जिसमें दोनों साम्राज्य नर्मदा नदी की दिशा में एक दूसरे से टकराने लगे। नर्मदा उस समय केवल एक नदी नहीं थी, वह उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजनीतिक सीमाओं के रूप में देखी जाती थी। दोनों पक्षों की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब युद्ध अनिवार्य लग रहा था। बाणभट्ट ने इस युद्ध का विशेष विवरण नहीं दिया क्योंकि संभव है यह वह युद्ध था जिसमें हर्ष को सफलता नहीं मिली, लेकिन दक्षिण के शिलालेख और विशेषकर एलोरा की गुफा संख्या 16 में मिले शिलालेख इस युद्ध का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। इन शिलालेखों में लिखा है, हर्षवर्धन का गर्व जो उस विशाल सेना पर आधारित थी, पुलकेशिन की तलवार ने नर्मदा के तट पर नष्ट किया। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह हर्ष की पहली बड़ी सैन्य हार थी और उनकी आखिरी भी। लेकिन हर्ष ने इस हार को विनाश नहीं बनने दिया। उन्होंने समझ लिया कि दक्षिण भारत को जीतना न तो आसान है और न आवश्यक। हर्ष वापस उत्तर लौटे और इस हार को एक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया। नर्मदा हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा स्थापित हो गई। पुलकेशिन ने भी उत्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। दोनों महान साम्राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्थिर हो गए। हार को जीत में बदलना अक्सर एक महान शासक की पहचान होती है। यही हर्ष ने किया। वे दक्षिण को भूल गए लेकिन उत्तर को और मजबूत करने में जुट गए। हर्ष अब पूरी तरह प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देने लगे। कन्नौज अब केवल उनकी राजधानी नहीं बल्कि उत्तर भारत की नई पहचान बन चुका था। यहाँ से एक सुनियोजित प्रशासन चलता था। हर्ष ने साम्राज्य को बड़े प्रांतों में बांटा जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। हर भुक्ति के नीचे छोटे जिलों की व्यवस्था थी जिन्हें विषय कहा जाता था। कर व्यवस्था स्पष्ट और व्यवहारिक थी। किसानों पर कर था लेकिन अत्यधिक नहीं। व्यापारियों पर व्यापार कर था जिससे साम्राज्य को पर्याप्त आर्थिक संसाधन मिलते थे। हर्ष ने नई सड़कें बनवाई, व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और नगरों में निर्माण कार्य करवाए। यही कारण था कि हर्ष के शासन को कई इतिहासकार उत्तर भारत के आर्थिक पुनरुत्थान का दौर मानते हैं। लेकिन हर्ष केवल एक प्रशासक नहीं थे, वे एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति भी थे। हालांकि उनका जन्म एक क्षय परिवार में हुआ था और उनके पिता प्रभाकर वर्धन शिव के उपासक थे, लेकिन हर्ष धीरे धीरे बौद्ध धर्म से प्रभावित होने लगे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद उनकी बहन राजश्री का प्रभाव जो बौद्ध भिक्षुणी बनी, शायद युद्ध और त्रासदी ने उनके मन में अहिंसा और करुणा की ओर झुकाव पैदा किया, और शायद ह्वेनसांग जैसे विचारवान भिक्षुओं के साथ मिलने से उनकी आध्यात्मिक दृष्टि मिली। 629 ईस्वी में चीन के महान यात्री ह्वेनसांग भारत आए। वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। कई वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, संस्कृत सीखी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वर्णन में हर्ष के राज्य की अद्भुत तस्वीर पेश की है। वे लिखते हैं, हर्ष का साम्राज्य सुरक्षित, समृद्ध, अनुशासित और धार्मिक रूप से सहिष्णु था। लोग भय में नहीं सम्मान में रहते थे। ह्वेनसांग और हर्ष के बीच सम्मान और विचारों का गहरा संबंध बना। हर्ष ने उन्हें अपने राज्य में रहने और यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने नालंदा में अध्ययन करने वाले विद्वानों को संरक्षण दिया। भारत के इतिहास में यह समय केवल राजनीतिक एकता का नहीं बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक एकता का भी समय था। हर्ष हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक विशाल दान समारोह आयोजित करते थे। इस महादान में वे अपने धन, वस्त्र और साम्राज्य की संपत्ति तक दान कर देते थे। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, यह सामाजिक समानता और करुणा का प्रतीक था। यह वह समय था जब हर्ष ने अपना सपना पूरे होते देखा। एक एकीकृत उत्तर भारत, हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। उत्तर भारत शायद अशोक और गुप्त राजाओं के बाद पहली बार इतने लंबे समय तक स्थिर और संयुक्त रहा। हर्ष को हम अक्सर एक विजेता राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि वह संस्कृत के एक कुशल नाटककार भी थे। उन्होंने 3 प्रमुख नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली प्रेम और कूटनीति का सुंदर मिश्रण है। प्रियदर्शिका प्रेम, ईर्ष्या और गलतफहमी की कहानी है। नागानंद एक अनोखी रचना है जिसमें बौद्ध, करुणा और आत्म बलिदान जैसे विषय केंद्र में है। विद्वानों के अनुसार कालिदास की महानता से तुलना करना उचित नहीं, लेकिन हर्ष की भाषा, शैली और भावों की गहराई उन्हें भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाती है। कन्नौज के राजदरबार में केवल राजनीति नहीं बल्कि साहित्य और विद्या की भी गूंज सुनाई देती थी। वहाँ महान संस्कृत लेखक बाणभट्ट उपस्थित थे। उन्होंने हर्षचरित लिखकर हर्ष के जीवन और युग को अमर बना दिया। कादम्बरी जैसे अद्वितीय रचना भी बाणभट्ट की ही देन है। इसके अलावा मयूर भट्ट और दिवाकर मित्र जैसे विद्वान भी हर्ष के समय में सक्रिय थे। कन्नौज केवल साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा बल्कि एक सांस्कृतिक राजधानी भी बन गया। इसी समय भारत के महानतम शिक्षा केंद्र नालंदा का वास्तविक उत्कर्ष हुआ। नालंदा गुप्त काल में स्थापित हुआ था, लेकिन हर्ष के संरक्षण में वह अपने चरम
चरम रूप में पहुंचा। 606 से 647 ईस्वी तक लगभग 41 वर्ष हर्ष ने शासन किया। भारतीय इतिहास में यह एक लंबे और स्थिर शासन कालों में गिना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उनके बाद साम्राज्य की बागडोर संभाल सके। जैसे ही हर्ष का निधन हुआ, उत्तर भारत में शक्ति का संतुलन टूट गया। कन्नौज सत्ता संघर्ष का केंद्र बन गया। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां कन्नौज को नियंत्रित करना चाहती थी। लगभग 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अगर हर्ष के बाद कोई मजबूत उत्तराधिकारी होता तो शायद उत्तर भारत कई सदियों तक एकजुट रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साम्राज्य कुछ ही वर्षों में टूट गया। नालंदा बाद में आक्रमणों में जला दिया गया। अनेक स्मारक समय और युद्ध के कारण खो गए। जब स्मारक और दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं तो महान राजा भी इतिहास की धुंध में खो जाते हैं। इसलिए आज हम हर्ष को उतना याद नहीं करते जितना अशोक, चंद्रगुप्त या अकबर को। लेकिन सच यह है कि हर्ष भी उत्तर भारत को एकजुट करने वालों में से एक थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, साहित्य और कला को नए शिखर तक पहुंचाया और शिक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया।